तो मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। आप दूसरा चैप्टर देखो। दूसरे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बहुपद। ये चैप्टर इजी चैप्टर है वैसे तो, और 2.1 में तो कुछ खास है नहीं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टूडेंट एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा सीखना चाहते नहीं है, और सिलेबस में जो है पेपर में आने वाला है वो 2.1 में कुछ खास है नहीं। 2.1 एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, और उसमें भी सिर्फ बहुपद बताने हैं, कितने इसके शून्यक हैं कितने शून्यक नहीं है, इस तरह से बताना है। फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो फिर भी काफ़ी कुछ होता है बताने के लिए, और जिन्हें सिर्फ सिलेबस से मतलब है, पेपर में आएगा नहीं आएगा, तो आप इसको फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा के तब देख लेना। तो इसमें पॉलिनोमियल में मैक्सिमम तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में, और जैसे बहुपद रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद इंग्लिश में कहो तो लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघाती बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर 4 घात का बहुपद, 5 घात बहुपद, जितनी घात है जितनी उस पर पावर है उसी लेवल का वो बहुपद बन जाता है। तो अब ये रैखिक बहुपद मतलब ये है ना कि उस पर एक भी पावर नहीं है, इस तरह का ये। तो इसलिए रैखिक बहुपद इसलिए नहीं कहते इस पर कि एक भी पावर नहीं है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक रेखा को शो कराता है, एक रेखा को डिनोट करता है। अब ये जो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, थोड़ा तो मैं अभी समझा देता हूँ, पर यह है कि भाई लंबी हो जाएगी वीडियो। वीडियो के लिमिट को भी देखना पड़ेगा। और 11th क्लास में आपका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको ये सारी चीज़ आएंगी। उसमें क्या है बताया जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या होता है, एक लाइन को शो कराता है। जैसे मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ। जैसे ये इतना, जैसे 2x+5 है, तो इस पर x पर कोई पावर नहीं है, एक लाइन को ये शो करा रहा है। इस तरह से एक लाइन को शो कराता है। लीनियर मतलब रैखिक मतलब रेखा, तो एक रेखा को शो कराता है, इसलिए इसको रैखिक
बहुपद कहा जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद जिस पर दो घात हो। अब मैं इसी पर लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये रेखा नहीं है, ये क्या बन गया, एक पैराबोला है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैराबोला। और हिंदी में इसे परवलय ये कहते हैं। ये खे नहीं है, रे और वे है। इसी तरह से अगर पावर 3 लगा दी जाए, ये देखो शेप, शेप का जो डिजाइन है बदल गया। ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सभी एक पॉलिनोमियल से ही शो होती है। ये एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट है और ये जो है एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है, इस ये हमारा ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है उन्हीं को शो कराता है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप को एक अलजेब्रिक रूप में लाना, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, इस तरह के अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएंगे। ये फंक्शन के बारे में आपका ये रिलेशन फंक्शन, ये 11th क्लास का ये सिलेबस है। तो ये चीज़ है। अभी आप इतना समझ गए होंगे कि एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल एक रेखा को शो कराता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला को शो कराता है। इसी तरह से और भी है, अगर एक्स स्क्वायर वाई पर बी स्क्वायर तो एक सर्कल को शो कराएगा, या आपका कॉनिक सेक्शन में आता है 11th क्लास का 11th चैप्टर। तो इसी तरह से ये आपका चैप्टर है दूसरा। इसमें क्या है, ये पैराबोला ही है। अगर अब ये आपने सीखा होगा 9th क्लास में जीरोज। जीरोज का मतलब शून्यक। तो हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने का मतलब, शून्यक का मतलब ये हुआ ना कि जो भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसके x की जगह पर क्या वैल्यू रखें जो उसका आंसर 0 आ जाए, उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए। जो हमें कोई भी इस तरह से अगर हमें ये दिया है तो इस पॉलिनोमियल में हमें क्या लिखें x की जगह जो यहाँ ये 0 आए, वो हमारा शून्य होता है। जीरो जीरो मतलब 0, वैल्यू 0 लाना इसके सॉल्व करके, शून्य मतलब शून्य लाना। तो x की वैल्यू ऐसी क्या हम रखें यहाँ पर, तो x की वो वैल्यू हमें चाहिए जिस पर हमारा आंसर 0 आ जाए। x की वो वैल्यू हमें ढूंढनी है। x की वो वैल्यू फाइंड करने को हम शून्य निकालना या जीरोस फाइंड करना कहते हैं। अब ये x की वो वैल्यू कहाँ से कैसे मिलेगी भाई,
एक्स की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि एक्स को ये पूरे पॉलिनोमियल के बराबर में 0 को और उसको सॉल्व करो। ये आपने इसके फैक्टर निकालने सीखे थे 9th क्लास में। तो जब इसके फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर से अगला स्टेप ही आपका जीरोज निकालने का है। तो वो जो ये जीरोज निकालना है ये तो आपको 2.2 में सीखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको सीखना क्या है कि अगर एक ग्राफ है, जैसे एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ पर ये जो ये वाला है ये तो वाई एक्स होता है, ये पता ही है आपको, और ये जो होता है ये एक्स एक्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हिंदी में कहो तो अक्ष। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो अलावा ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जितनी बार एक्स को यहाँ पर काटेगा उतने ही हमारे शून्य होंगे। जैसे ये यहाँ पर एक बार काट रहा था, एक शून्य, यहाँ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 शून्य, 2 जीरोस। यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 3 जीरोस। इसी तरह से अब यहाँ 1 जीरोस, यहाँ 1 जीरोस, 1, 2, 3, 4 जीरोस। बस यही है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये इतना ही लिख देते हैं। अगर उसमें रीजन पूछ लिया जाए, 2 नंबर का बना मार्क बढ़ा दिया जाए तो हम लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है इसलिए शून्यक 1 है, एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है इसलिए शून्यक 2 है। देखो ये रहा, ठीक। शून्यों की संख्या ये रही 1, 2, ये और उसका रीजन भी लिखा है। तो नॉर्मल है, 2.1 में कुछ खास है नहीं, लेकिन ये अब आप देखो ये हम x को ही क्यों देख रहे हैं, y को क्यों नहीं देख रहे हैं। भाई y को अगर देख, ये जो है ये y को कितनी बार, ये यहाँ पर y को एक बार काट रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक बार, लेकिन उसके बाद भी हमने y वाली काउंटिंग नहीं काउंट की, यहाँ पर भी y वाली काउंट नहीं करनी है। y वाली तो काउंट करनी नहीं है, y को जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगा y को हम काउंट नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। और y को काउंट नहीं करेंगे, इसकी भी वजह है क्योंकि ये हमारे पास एक फंक्शन हो जाता है। वही बात मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 11th क्लास का पार्ट है। और यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास 0 हो जाता है। शून्य का मतलब ये है कि हम जो निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया है, 0। और ये एफ ऑफ एक्स कह दो, ये एफ ऑफ एक्स कह दो या वाई, एफ ऑफ एक्स भी कहा जाता है, वाई भी कहा जाता है, या उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आंसर भी कहते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे पास जो है ये हमारे पास वाई तो 0 मिल गया। जब वाई 0 है तो इसका मतलब वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। देखो भाई यहां पर अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, अगर ये पॉइंट लेते हैं यहां पर, तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर ये वाई क्या है, देखो यहाँ पर वाई 0, यहाँ पर अगर ये वाई ये 1 है, वाई यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर तो ये वाई 1 है, यहाँ पर ये वाई 2 है, पर यहाँ पर ये 0। एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लोगे आप 0 ही मिलेगा। वाई अगर 0 है तो इसका मतलब हमें वाई वाली लाइन पर नहीं चाहिए, क्योंकि वाई लाइन पर मिलेगा ही नहीं। तो वाई लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट रखोगे तो वो अपनी कोई वैल्यू रखता होगा। वाई 0 तभी होगा जब आप सिर्फ एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखोगे, तो इसलिए हमें सिर्फ एक्स पर उसका इंटरसेक्ट पॉइंट देखना है, एक्स पर।
फिर उसके अलावा अब यहाँ पर ये जैसे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कैसे माने कि यही इसका जीरोज होगा? क्यों? क्योंकि ये जो पैराबोला है या ये जो कोई भी शेप है, इस पर कहीं भी जो कोई पॉइंट होता है, कहीं पर भी, वो इस शेप को सेटिस्फाई करता है। अगर इस यहाँ पर ये पॉइंट लिया यहाँ पर, तो इस पर एक ये जो तुम्हारे पास है y -3 है और यहाँ पर x 2.5 के करीब है, तो ये जो तुम्हारे पास पॉइंट आएगा ये 2.5 और -3, 2.5 एंड -3, तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाली लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये x3, ये पॉलिनोमियल, इस पर अगर हम रखेंगे, ये कोई और पॉलिनोमियल होगा, उस पर अगर हम रखेंगे तो उसके इक्वल में जो भी होगा वो आंसर उस निकाल करके देगा। तो ये जितना कि समझ में आए ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेबस ये सब तब समझ में आएगा जब 11वीं क्लास आपकी आएगी। फिर उसके अलावा ये ऑनलाइन क्लास है और इसमें क्या है कि मैं लेंथ नहीं बढ़ा सकता, वरना बहुत डीप चली जाएगी ये क्लास, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखो, इसके अलावा भाई ये है कि जब बताते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत आता रहता है, बेसिक है काफ़ी चीज़ें ये, फिर नहीं भी बताते हैं तो फिर आगे दिक्कत होती है। तो मैं ये बताऊँ आपको कि अगर ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है जो मैं अब बता रहा हूँ, कि जैसे अब ये आपके पास है, ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि x स्क्वायर ये आपका क्या बना रहा है, पैराबोला। और ये पैराबोला जितनी बार x को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही आपके जीरोज होंगे। और एक बात मैं इसमें और बता दूं कि अगर ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल, तो उसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल ये जो पैराबोला है आपका ऊपर की तरफ ही बनेगा, हो सकता है ये पैराबोला नीचे बने, इस तरह से भी बन सकता है। आगे 11th में ये पैराबोला इधर से भी ऐसे भी बनता है, ऐसे भी। तो इसमें 10th में आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि अगर ये एक्स स्क्वायर से पहले वाला पार्ट, अच्छा ये आपने सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक आपके जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज़्यादा है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है, ये a जो होगा वो बराबर नहीं होगा जीरो की, क्योंकि अगर यहाँ पर a जीरो हुआ तो जीरो होने की वजह से x² से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसको जीरो बना देगा, और जब ये जीरो बना देगा तो मिलेगा क्या, bx प्लस सी। और जब bx प्लस सी मिलेगा तो क्वाड्रेटिक थोड़ी ना रहेगा, जो दो पावर थी वो तो कैंसिल आउट, जीरो से मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो गई। तो
इस वजह से ये ए जीरो नहीं हो सकता। अब ये इसमें क्या देखना है कि अगर ये ए जो एक्स स्क्वायर से पहले वाला है, एक्स स्क्वायर से पहले मतलब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल, एक्स स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाला, ये एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर को ए। अब ये आपको पता ही है कि जो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये रेड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, इंग्लिश में कहो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये एक्स का गुणांक है। अब ये अचर पद है, ये जो सी है ये अचर पद, कांस्टेंट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर जो ये ए है, अगर ये ए जो है ये अगर ये ए बड़ा है जीरो से तो ये ऊपर को बनेगा, ऊपर की तरफ पॉलिनोमियल। और अगर ये जीरो से छोटा है तो नीचे की तरफ बनेगा। और जीरो वाली कंडीशन में ना ऊपर अभी बताइए आपको कि अगर जीरो होगा ए, अगर जीरो हुआ ए, ये मैं यहाँ बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर ये ए जीरो हो गया तो ये वाली कंडीशन जीरो हो जाएगी, और ये जीरो होने की वजह से सिर्फ बी एक्स प्लस सी रहेगा जो कि क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो इसलिए जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्वाड्रेटिक रहने के लिए जीरो तो हो ही नहीं सकता। या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, और जीरो से बड़ा है तो ऊपर को पॉलिनोमियल और छोटा है तो नीचे पॉलिनोमियल। ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये देखो ये एक्स स्क्वायर, अब जीरो से बड़ा होना मतलब, ये जीरो से बड़ा होना मतलब क्या है, जीरो से बड़े होने का मतलब ये है कि देखो ये नंबर लाइन होती है,
इसे कंटिन्यूअस लाइन भी कहते हैं। तो ये नंबर लाइन जो है, इस नंबर लाइन पर ये न्यूट्रल, और इससे पहले के जो होते हैं ये माइनस, और इससे जो बाद वाले होते हैं ये प्लस। तो या तो अब ये जीरो तो है नहीं, तो या तो ये जीरो से छोटा, जीरो छोटा मतलब अब ये लेफ्ट हैंड पर जो भी आएंगे ये सब जीरो से छोटे हैं, और ये राइट हैंड पर जो भी आएंगे जीरो से बड़े हैं। तो जीरो छोटा मतलब माइनस में अगर ये ए आता है, एक्स स्क्वायर से पहले अगर माइनस है तो ये नीचे को बनेगा। एक्स स्क्वायर से पहले अगर माइनस है, माइनस मतलब जीरो से छोटा ए, और अगर एक्स स्क्वायर से पहले माइनस नहीं है तो ये बड़ा बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये माइनस नहीं है तो ऊपर को बन रहा है, और अगर माइनस होगा तो ये नीचे बनना चाहिए ना। तो ये देखो आप, ये नीचे आया, ये अब ये कंडीशन यहाँ पर देखो, ये जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे ही बने। ये एक्स एक्स एक्सिस को छूता ही हो सकता है ना छू रहा हो, टच ना कर रहा हो एक्स एक्सिस को। तो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तब इसका कोई जीरोस नहीं रहेगा। देखो जिससे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ये टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही ये टच कर रहा है, जरा भी टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है x की जगह पर रख दिया जाए और जीरो आए। कोई भी रियल सॉल्यूशन, रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है पर रियल नंबर में नहीं है। अब x की जगह पर कोई रियल नंबर मैं रख नहीं पाऊंगी। हाँ, इमेजिनरी नंबर में रख सकती हूँ। इमेजिनरी नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, वो 11वीं क्लास में 5वां चैप्टर में आप सीखोगे। तो ये आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रियल नंबर से उठाकर नहीं रख पाओगे, जिससे कि यहाँ पर रखने पर, x की जगह रखने पर आंसर इसका जीरो आ जाए, क्योंकि x को कहीं भी टच कर ही नहीं रहा है। तो y कहीं भी, y0 देखो, y0 यहाँ पर है, यहाँ पर y0 है, यहाँ पर ये x0 है, यहाँ पर x ना इधर ना इधर, ये यहाँ पर 2 पर y2 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर भी y0 है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी ये y1 है। तो ये कहीं भी आप नजर दौड़ा के देखो, यहाँ पर कहीं पे भी y0 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि y तभी जीरो होगा जब ये x एक्सिस को टच करे। x एक्सिस को टच नहीं करेगा तो ये जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि y0 तभी होता है जब x वाली लाइन पर हो। कोई भी पॉइंट x वाली लाइन पर अगर वो है तो उस पॉइंट का y0 है। ये देखो, अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 1 है, तो यहाँ पर ये अगर 1 है तो यहाँ y तो जीरो ही है ना, y तो जीरो है। लेकिन ये है क्यों? क्योंकि ये x को टच कर रहा है ये पॉइंट। अब ये एक्स स्क्वायर, ये था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
अब ये जो है यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी रियल नंबर से जो x की जगह पर रख दिया जाए और आंसर 0 है, रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर से नहीं। ऐसा नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। 10th क्लास में बहुत से स्टूडेंट को गलती करते हैं, वो क्या लिखते हैं कि नो सॉल्यूशन। ये 4th चैप्टर में आप सीखोगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं, नो रियल सॉल्यूशन, यानी रियल नंबर से कोई सॉल्यूशन नहीं है, वास्तविक कोई हल नहीं होगा उसका। अब ये यहाँ पर ये चीज जो है इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए देखो ये तो आपका ज्योमेट्रिकल है, ये तो आपका ज्योमेट्रिकल है। अब हर एक ग्राफ को आप ऐसे करके बनाओगे तो हो नहीं, हर एक पॉलिनोमियल को आप ज्योमेट्रिकल पहले रिप्रेजेंट करके तो दिखाओगे नहीं। ये तो मेरे पास टूल्स है और सॉफ्टवेयर से मैं बना रहा हूँ, लेकिन ग्राफ पर बनाना, हर एक को बनाना तो बहुत टफ पड़ जाता है ना। तो इसीलिए एक इसमें मेथड बनाया गया, वो आपके 4th चैप्टर से 4th चैप्टर में सीखोगे आप, मैं 4th चैप्टर में सिखाऊंगा। ये उसे कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, ये होता है। ये वाला है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल है या नहीं है। अब ये यहाँ पर देखो, मैं अब फिर भी दिखा देता हूँ करके, क्योंकि ये 2.1 में तो सिर्फ आपको इस तरह से दिया होगा, आपको ज्योमेट्रिकल शेप देखकर बताना है कि उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वो ऊपर है, एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रही है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर बना हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर रही है उतना ही वो उसका सॉल्यूशन है, उतनी ही उसकी 0 हो जाए, उतनी ही उसकी 0 है। लेकिन 4th चैप्टर में अगर ये आप 4th चैप्टर करोगे तो मैं इसका, जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया जैसे ज्योमेट्रिकल, तो इसका देखो मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू भी दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये है कि आगे और अच्छे से समझ में आएगा जब 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये जैसे बी है, बी मतलब अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर से पहले जो होता है वो ए होता है, फिर एक्स से बाद पहले वो बी, फिर लास्ट वाला सी। तो यहाँ पर ये क्या मिला आपको, इसमें ए तो कुछ है नहीं, बी यहाँ पर 2 है और सी भी 2 है, तो बी मतलब 2 का स्क्वायर 4। और देखो अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह पर 1 माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रख लिया और सी की जगह 2। अब ये 2 स्क्वायर 4 एंड 4 2 टाइम्स 8 और 4 माइनस 8 माइनस 4। अब ये माइनस में है ना, डी अगर कभी भी माइनस माइनस में मतलब 0 से छोटा आएगा तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा वास्तविक नंबर नहीं है जो x की जगह रखने पर इसका आंसर 0 देगा। और अगर d 0 से बड़ा यानी कि प्लस में आएगा तो इसके भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 मूल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। और अगर ये d 0 के बराबर आएगा तो मूल बराबर होंगे, सेम एक जैसे रूल होंगे। दो देखो जितनी पावर उतने ही तो उसके शून्य होते हैं। अभी 2 पावर है, देखो यहाँ 2 पावर 2 ही शून्य, 3 पावर तो 3 शून्य। तो ये यहाँ पर हमने मेथड के थ्रू निकाला, तब भी यही रिजल्ट आया कि इसका कोई भी ऐसा x की वैल्यू नहीं है जो आंसर 0 दे सके। हमने ज्योमेट्रिकल भी यही देखा था कि x पर ये टच कर ही नहीं रहा जो इसका आंसर, इसका कोई शून्य हो सकता। तो आप ये सारी चीजें सीखोगे कि अगर इस एक्स एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है पैराबोला तो इसका कोई शून्य नहीं है, और एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच कर रहा उतनी उसके शून्य है, चाहे टच करके ही क्यों ना जा रहा हो, इंटरसेक्ट करे चाहे टच करता हो, इंटरसेक्ट करता हो चाहे टच करता हो। दूसरी बात, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में है
तो ये ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला, और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये नीचे की तरफ बनेगा पैराबोला। ये यहाँ पर ये देखो, इतना बहुत है, बताने को तो बहुत कुछ है, पर ये सिलेबस ही आपके 10th लेवल से है। बाकी तो 11th या फिर अलग से काफ़ी डीपली सीखना पड़ेगा। मतलब ये है कि इससे बाहर नहीं है, काफ़ी काफ़ी है इतना। अब ये देखो, यहाँ जैसे मैंने साइन बदला, पैराबोला पलट गया। अब ये मैं आपको 2.1 कंप्लीट करा देता हूँ। 2.1 में कुछ है नहीं कंप्लीट करने के लिए वैसे। ये लो हो गया। पहले में क्या है, पहले में ये पहले तो एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, और तीसरी लाइन ये एक्स को एक बार भी टच कर नहीं रही है, तो इसलिए 0। इसमें क्या है, एक्स को एक बार टच कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, बल्कि काटते हुए जा रही है, तो इसलिए एक शून्य, 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य। यहाँ पर 1 2 2 शून्य, यहाँ 1 2 3 4 शून्य है, यहाँ 1 2, ये 2, ये पूरा, ये 2 टच ही कर रहा है ना सिर्फ, और 3 शून्य। तो ये 0, यहाँ पर शून्य किसका 0 है, इसका शून्य 1 है, इसके हैं 3 शून्य, और इसके हैं 2 शून्य, और इसके पास 1 2 3 4 शून्य है ना, 4, और यहाँ पर 1 2 3 3 शून्य। बस यही आपका सिलेबस है। 2.1 कंप्लीट, 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये देखो, चेक कर लेते हैं, इसका आंसर चेक करा देता हूँ मैं। 0 1 3 2 4 3, तो 0, ये रहा 0 1 3 2 4 3। ठीक है, 2.2 स्टार्ट करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।